हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं प्रमोद कुमार जांगीड़ आज आपके लिए लेके आया हूँ सूर्य तप, या जिसको बोलते हैं अपन इंसोलेशन, सूर्य तप। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर अपन ये सूर्य तप के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पृथ्वी का उष्मा बजट है, सूर्य तप है, ये टॉपिक है, हम एक दो वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक सूर्य तप। सूर्य तप, इंसोलेशन। इंसोलेशन या सूर्य तप। देखो, नॉर्मली अपनी पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो अपन कहेंगे कि भी अपनी जो पृथ्वी है उसको ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, और सूर्य के अलावा भी अपनी पृथ्वी को जो है ऊर्जा के दो स्रोत और भी हैं। तो अपन देखते हैं पहले पृथ्वी पर ऊर्जा के स्रोत। पृथ्वी पर ऊर्जा के स्रोत। तो माय डियर स्टूडेंट, पृथ्वी पर ऊर्जा के जो स्रोत है वो तीन स्रोत है मुख्य रूप से। ठीक है ना, ऊर्जा के भौतिक स्रोत बोलते हैं इसको, भौतिक स्रोत। ठीक है, तीन स्रोत है। एक तो आ गया आपका सूर्य, सूर्य से अपने को ऊर्जा मिलती है। दूसरा जो आ जाता है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं सौर तप, और सौर तप किससे प्राप्त करने को? सौर विकिरण के माध्यम से प्राप्त करते हैं। सौर विकिरण, सौर विकिरण से अपने को एक तो पृथ्वी पर ऊर्जा प्राप्त होती है जो सूर्य से प्राप्त होती है। दूसरा जो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल है, इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से भी अपने को पृथ्वी को सौर या जो सूर्य तप है या सौर ऊर्जा है ये अपने को प्राप्त होती है। इसके अलावा पृथ्वी के अंतर्जात बल, अंतर्जात बल मतलब पृथ्वी के नीचे भूगर्भ में जो अंतर्जात बल होते हैं, रोकने वाले जो बल होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? अंतर्जात बलों के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपनी पृथ्वी पर जो ऊर्जा के भौतिक स्रोत है वो मुख्य रूप से कितने हैं? तीन। सूर्य, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के जो आंतरिक बल है, अंतर्जात जो बल है, इन बलों के माध्यम से भी अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। पहली बात ये, सबसे मोस्टली बात ये है। इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं कि वायुमंडल की उष्मा या ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वो क्या है? सूर्य। और इस सूर्य की जो ऊर्जा अपनी धरती को प्राप्त होती है वो किसके रूप में प्राप्त होती है? सौर विकिरण के रूप में प्राप्त होती है। जैसे ये सूर्य है, ठीक है, ये एक सूर्य है। ठीक, अब ये जो सूर्य है, इस सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है, तापमान जो निकलता है वो रेडिएशन के रूप में निकलता है। किसके रूप में निकलता है? रेडिएशन के रूप में। रेडिएशन, रेडिएशन के रूप में निकलता है, जिसको अपन विकिरण बोलते हैं। सूर्य का जो तापमान है यहाँ से जो विमुक्त होता है, इस प्रकार से ये तापमान विमुक्त हो रहा है, तो ये किसके माध्यम से हो रहा है? ये रेडिएशन के रूप में या विकिरण के माध्यम से ये तापमान जो है वो चारों तरफ क्या होता है? फैल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो विकिरण निकलती है इनको अपन क्या कहते हैं? सौर विकिरण बोलते हैं। ठीक है ना, सूर्य की जो ऊर्जा है वो एक विकिरण के रूप में निकलती है और
ये जो विकिरण है इसको अपन क्या कहते हैं, सौर विकिरण बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, सौर विकिरण। इसके बाद में एक नाम होता है सूर्य तत्व, अपन पढ़ रहे हैं सूर्य तत्व। सूर्य तत्व क्या हो जाएगा, सूर्य से निकलने वाली सौर विकिरण जब पृथ्वी पर पहुंचती है, ठीक है ना, पृथ्वी पर पहुंचती है तो उसे सूर्य तत्व बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब ये जो जैसे ये लगातार गति पाएंगे इस प्रकार से रेडिएशन के रूप में, और जैसे मान लो ये अपनी पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पर जब ये तापमान पहुंचता है तो इसको अपन कह देंगे सूर्य तत्व। क्या कहेंगे इसको, सूर्य तत्व बोलेंगे इसको। तो आपको ध्यान रखना है सौर विकिरण तो होती है सूर्य से निकलने वाली विकिरण जो होती है रेडिएशन के रूप में, उसको सौर विकिरण बोलते हैं। और जब ये सौर विकिरण धरती पर पहुंचती है, ये धरती पर पहुंचती है तो इसको अपन क्या कहेंगे, सूर्य तत्व है, इसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो ये जो विकिरण होती है ये होती है लघु तरंग दैर्घ्य, ठीक है, लघु तरंग दैर्घ्य होती है। लेकिन जब ये विकिरण धरती पर पहुंचती है तो धरती पर पहुंचने के बाद धरती क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब आप लोगों को पता है कि गर्म होने के बाद वो विकिरणें वापस से निकलनी चालू हो जाती है। तो गर्म होने के बाद में ये उष्मा की किरणें वापस निकलती है, ठीक है ना, वापस निकल कर कहां से जाती है, वायुमंडल में। तो इनको कहते हैं पार्थिव विकिरण के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। मतलब धरती पे जो किरण आती है उनको बोलेंगे अपन सौर विकिरण। सौर विकिरण ये लघु तरंग दैर्घ्य होती है, जबकि ये किरणें धरती पर आने के बाद में जब पृथ्वी को गर्म कर देती है तो इस पृथ्वी से निर्मुक्त जो उष्मा है या जो विकिरण है वो वापस वायुमंडल में जाती है। तो इनको अपन कहते हैं पार्थिव विकिरण। ये किस प्रकार की चीज ये होती है आपकी दीर्घ तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना, दीर्घ तरंग दैर्घ्य के नाम से पार्थिव विकिरणों को कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये दो तीन नाम आपको ध्यान रखना है। पार्थिव विकिरण पृथ्वी से वापस जाती है और सौर विकिरण धरती पर आने वाली किरणें को सौर विकिरण बोलते हैं। और जब ये सौर विकिरण धरती पर पहुंच जाता है तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, सूर्य तत्व के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। अब देखो अपनी जो पृथ्वी है इस पर जो जैसे ये सूर्य है, इस सूर्य से कई प्रकार की किरणें अपनी पृथ्वी पर पहुंचती है। कई प्रकार की किरणों के अंदर देखो जैसे ये लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण है, लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण। ये लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण जो है वो यहाँ सूर्य से क्या होती है, देखो वो बताया था मुझे, वहां से सूर्य से निकली, ठीक है, किसके रूप में निकल रही है, फोटान के रूप में निकलती है, फोटान के रूप में निकलती है, ठीक है ना। सूर्य से लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण होती है इसके रूप में, फोटान के रूप में निकलती है, और फोटान के रूप में निकल कर ये स्पेक्ट्रम में आ जाती है, स्पेक्ट्रम के रूप में ये अपने धरातल पर पहुंचती है, ठीक है। लेकिन ये जो किरणें हैं वो कई प्रकार की किरणें हैं। जैसे मान लो आप लोगों ने पढ़ा हुआ एक्स वाई गामा किरणें, एक्स वाई गामा किरणें, जैसे एक्स वाई गामा किरण जो है वो आपकी आयन मंडल तक पहुंचती है, इसको अपन देख नहीं सकते, ठीक है। दूसरी जो किरण आती है उनको बोलते हैं अपन पैराबैंगनी किरण, पैराबैंगनी
जो सूर्य की किरण है उनको धरती तक आने देती है। इसके अलावा एक होता है द्रव्य प्रकाश। द्रव्य प्रकाश इसका तीसरा प्रकार है। इसी प्रकार इसका जो चौथा प्रकार है इसको बोलते हैं इंफ्रारेड किरणें। इंफ्रारेड किरणें, इंफ्रारेड किरणों के नाम से इनको जाना जाता है। इसी प्रकार एक बोलते हैं इसको हीट वेव्स। हीट वेव्स, ठीक है, हीट वेव्स के नाम से भी इसको जानते हैं। गर्म ऊष्मा जो होती है उसको कहते हैं हीट वेव्स। और एक होती है रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगें, इस प्रकार से इन रूपों के अंदर ये सूर्य की किरणें जो है वो निकलती है, ठीक है ना। और निकलने के बाद भी ये अपने वायुमंडल के अंदर कुछ वायुमंडल के अंदर जाती है और कुछ जो किरणें हैं वो अपने धरातल पर या पृथ्वी तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आएगा पृथ्वी पर जो तापमान है वो किस प्रकार से आता है और कहाँ से आता है, कौन सी लघुतरंग होती है, कौन सी पार्श्व होती है, सूर्य तत्व क्या होता है, सौर विकिरण क्या होता है। कहने का मतलब शुरू से देखो दोबारा, पृथ्वी पर ऊर्जा के स्रोत तीन है। सूर्य, गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का, और तीसरा पृथ्वी के अंतर्जाल बल। ये तीन इसके मेन स्रोत हैं। सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो निकलती है रेडिएशन के रूप में, या इसको बोलते हैं विकिरण के रूप में निकलती है, ठीक है। जब ये विकिरण धरती पर पहुंचती है, धरती की तरफ निकलती है तो उनको कहते हैं सौर विकिरण। और ये सौर विकिरण किस प्रकार की होती है, लघु तरंग दैर्घ्य होती है। जब ये तरंगें धरती पर पहुंच जाती है, धरती को गर्म कर देती है, तो धरती को गर्म होने के बाद यहाँ से वापस वो किरणें निकलनी शुरू हो जाती है। तो पृथ्वी से निकलने वाली जो किरणें होती है उनको क्या कहते हैं, पार्थिव किरण कहते हैं, ठीक है। वो सौर विकिरण है। पृथ्वी से निकलने वाली कौन सी है, पार्थिव किरण, जो अपनी धरती गर्म होने के बाद वापस वायुमंडल को लौटा देती है, इसको बोलते हैं पार्थिव किरण। ये दीर्घ तरंग दैर्घ्य होती है। इसी प्रकार सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं, ये 5 प्रकार की है। एक्स में गामा है, पैराबोलिक किरणें, द्रव्य प्रकाश है, इंफ्रारेड किरणें है, हीट वेव्स है, रेडियो तरंगें, ये इनके अन्य प्रकार है, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो सूर्य की जो किरणें हैं, सौर विकिरण, ये सौर विकिरण जो है, सौर विकिरण, ये सौर विकिरण सूर्य से निकलता है। तो इसके निकलने की जो स्पीड होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। 3 लाख प्रति किलोमीटर सेकंड की हिसाब से इसकी गति होती है। और मील की बात करेंगे तो 1.86 हो जाएगा, 1.86 मील पर सेकंड, ठीक है ना। सौर विकिरण की गति कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी को तय कर लेते हैं। और इस हिसाब से ये अपनी धरती पर पहुंचती है। और इनको पहुंचने के अंदर पृथ्वी पर ये जो पहुंचती है, तो पृथ्वी पर इनको पहुंचने में लगभग 8 मिनट व 20 सेकंड का समय लगता है। लगभग 8 मिनट याद रखना आप लोग कि लगभग 8 मिनट का समय जो है वो सौर विकिरणों को अपनी पृथ्वी पर पहुंचने में लग जाता है। अब ये 8 मिनट का समय क्यों लगता है, क्योंकि पृथ्वी की और सूर्य की जो औसत दूरी है, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना। तो इतनी दूरी को तय करने में इसको लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। 8
का समय जो है वो अपनी पृथ्वी पर इनको पहुंचने में लग जाता है। ठीक है ना। किस दर से, जब ये सौर विकिरण 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अपनी धरती पर पहुंचती है तो इनको पहुंचने के अंदर लगभग 8 मिनट का समय है वो लग जाता है। ठीक है। अब देखो पृथ्वी जो है, पृथ्वी सौर विकिरण जो अपनी धरती पर आता है, सौर विकिरण का 2 अरबवां हिस्सा पृथ्वी सौर विकिरण का 2 अरबवां हिस्सा ही रोक पाती है। मतलब अगर इनके बीच में ये दूरी नहीं होती, ये 15 करोड़ किलोमीटर जो दूरी है धरती पर, ये ही अपने धरती पर जीवन को संभव बनाती है, क्योंकि सभी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। अगर सूर्य की किरणें धरती पर नहीं पहुंच पाएंगी तो अपनी धरती पर जीवन संभव नहीं होता। तो ये जो औसत दूरी है, एवरेज दूरी, यही दूरी जो है अपनी पृथ्वी पर मानव जीवन को क्या बनाती है, संभव बनाती है। ठीक है ना। तो ये 15 करोड़ किलोमीटर एवरेज दूरी है और 2 अरब को ऐसा ही बना रहता है। पृथ्वी जो है सौर विकिरण का केवल 2 अरब को ऐसा ही प्राप्त करती है। अगर बहुत ज्यादा प्राप्त करती है तो धरती पर जीवन नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए पृथ्वी सौर विकिरण का केवल 2 अरब का हिस्सा जो है उसी को ही रोक पाती है। ठीक है। इसके अलावा सूर्य द्वारा उत्सर्जित सौर विकिरण का 51% भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। ठीक है ना। 51% भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। बिल्कुल दूसरे 51% भाग ही पहुंचता है, बाकी का कहाँ गया? तो बाकी का अपन उसमें नजर पड़ेगी, उसके अंदर आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से इसका जो बाकी बचा हुआ भाग है वायुमंडल के अंदर अवशोषित हो जाता है। जैसे कुछ वायुमंडल में सीधा चला जाता है, कुछ बादल वगैरह अवशोषित कर लेते हैं, कुछ धूल के कण वगैरह अवशोषित कर लेते हैं और अपनी पृथ्वी को लगभग 51% भाग ही सौर विकिरण का प्राप्त होता है। इसके बाद में अपनी पृथ्वी जो है गर्म होने के बाद में ये उष्मा जो है वापस वायुमंडल के पास में लौटा देती है। इससे अपनी पृथ्वी जो है एवरेज टेम्परेचर उसका बना रहता है। ठीक है। इसके अलावा देखो और खासियत क्या होती है, देखो जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तो सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है, ये क्या होता है? देखो जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है इस प्रकार से, और अगर मैं कहूँ कि सूर्य यहाँ पर सीधा चमक रहा है और सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी आ रही है, देखो लंबा बता रहे ना, लंबा मतलब सीधा एकदम से 90 डिग्री के कोण में। तो यहाँ पर जब इस प्रकार से सूर्य की किरणें आएंगी तो सूर्य ताप क्या रहेगा? सूर्यातप रहेगा अधिक। और जब मान लो सूर्य की किरणें तिरछी बढ़ेंगी, जैसे ये सूर्य है और इस प्रकार से इसकी अगर किरणें तिरछी बढ़ेंगी ऐसे, यहाँ पर अगर तिरछी आएंगी तो सूर्य ताप क्या रहेगा? सूर्यातप कम रहेगा। ठीक है ना, कम रहेगा। क्यों रहेगा कम? क्योंकि जब लंबवत पड़ती है तो सूर्य की किरण है वो ज्यादा मिलती है और तिरछा होने पर ये कम मिलती है। ये कब होता है ऐसा? देखो अपने जैसे मान लो जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान सूर्य जो है अपनी पृथ्वी पर कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो कर्क रेखा पर इसको तापमान ज्यादा मिलता है, जबकि उसी समय मकर रेखा पर जो है, मकर रेखा पर सूर्य का तिरछापन होता है, तो वहां पर सूर्य तब क्या मिलता है? उसको कम मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा, जबकि शीत ऋतु में अपने को क्या मिलता है? कम सूर्य ताप प्राप्त हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ये इसकी किरणें लंबवत पड़ती है तो सूर्य तप ज्यादा मिलेगा
क्षेत्र में सूर्य तप रहेगा वो क्या रहेगा, कम मिलेगा इसमें। ठीक है, इसके अलावा ये तो कंडीशन होती है सर्दी गर्मी में। जबकि अगर बात करें तो सुबह शाम की, सुबह व शाम को, सुबह शाम को क्या होता है, सूर्य की किरणें किससे बढ़ेंगी, ठीक है, सूर्योदय के समय, और उसी की वजह से सूर्य तप जो है वो कम प्राप्त होता है। जबकि दोपहर को दिन के अंदर सूर्य की किरणें क्या बढ़ेंगी, इतनी सीधी बढ़ेंगी, उसकी वजह से सूर्य का तापमान है या सूर्य तप जो है अपने को ज्यादा प्राप्त होता है। ठीक है ना। और अगर विशेषताओं की बात करें तो देखो एक और बात करें तो दिन रात की अवधि जो है ये भी प्रभावित करती है। मैंने बता दिया आपको, दिन रात की अवधि भी प्रभावित करती है। ठीक है, दिन रात की अवधि से मतलब क्या है कि ग्रीष्म ऋतु बता दिया मैंने, ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होते हैं और शीत ऋतु में छोटे होते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान ज्यादा मिलेगा सूर्य तक, और शीत ऋतु में क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो दिन रात की अवधि जो है ये भी अपनी पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्य तक को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसके अलावा मौसम प्रभावित करेगा। मौसम मतलब जिन क्षेत्रों में सूर्य का तापमान मतलब बादल वगैरह नहीं रहते हैं, मौसम साफ रहता है, तो जहाँ मौसम साफ रहता है उस जगह सूर्य तप ज्यादा मिलेगा। जबकि जहाँ पर बादल वगैरह ज्यादा बने रहते हैं या बादल छाए रहते हैं पूरे दिन, वहाँ पर सूर्य तप जो है वो हमेशा क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो इस प्रकार से ये इसकी विशेषताएं हैं। और देखते हैं तो क्या विशेषताएं, देखो एक नाम होता है अपसौर और एक होता है उपसौर। दो नाम होते हैं ना, अपसौर और उपसौर। क्या होता है देखो, 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है और 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। होता क्या है देखो, इस प्रकार से ये मान लो सूर्य और ये जो है सूर्य की कक्षा, ये है अपनी पृथ्वी और यहां मान लो ये पृथ्वी। ठीक है, सूर्य की जगह लगा दिया पृथ्वी अपनी। तो देखो साल के अंदर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन सूर्य की और पृथ्वी की अधिकतम दूरी ज्यादा होती है। ये अधिकतम दूरी है, जैसे मान लो ये नजदीक है, ये निकटतम है और ये क्या है, अधिकतम। मतलब ये है कि जिस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है उसको अपन क्या कहते हैं, उपसौर बोलते हैं। इसको बोलेंगे अपन सॉरी अपसौर, अपसौर बोलते हैं इसको। ठीक है ना। मतलब 4 जुलाई के दिन हर साल 4 जुलाई के दिन जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। कितनी दूरी होती है अधिकतम, आपको पता है 15.20 करोड़, 15.20 करोड़ किलोमीटर अधिकतम दूरी होती है। जबकि 3 जनवरी को उपसौर होता है। इसका मतलब न्यूनतम दूरी, इसको बोलेंगे अपन उपसौर। याद रखना अपसौर और उपसौर। अपसौर क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम जो दूरी होती है उसको कहते हैं अपन अपसौर। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी जो है 15.20 करोड़ होती है, इसको अपन अपसौर की घटना कहते हैं। जबकि साल के अंदर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी होती है वो न्यूनतम होती है। न्यूनतम कितनी दूर होती है, लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर, 14.70 करोड़ किलोमीटर। इस दिन को अपन क्या कहते हैं, अपसौर के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया नहीं? ये 4 जुलाई और ये दिन है आपका 3 जनवरी। 4 जुलाई और 3 जनवरी जो है ये 2 दिन इंपोर्टेंट है।
है निकटतम होने के कारण यहाँ तापमान क्या रहेगा, सूर्य तप क्या रहेगा, अधिक, और यहाँ पर रहेगा कम। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा तापमान अधिक प्राप्त होता है, सूर्य तक अधिक प्राप्त होता है। और अगर पूछ ले कि भाई 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा कितना अधिक तापमान होता है, तो लगभग 6.6% तापमान क्या रहता है, अधिक रहता है। कब रहता है, 3 जनवरी को। 4 जुलाई की बजाय 3 जनवरी को तापमान जो है वो अधिकतम होता है, लगभग 6.5% तापमान हम क्या मिलेगा, इसको ज्यादा मिलेगा। तो ये अपसौर और उपसौर की जो घटनाएं होती है इनसे भी प्रभावित मानते हैं। इसमें एक देखो, सूर्य जो है इसके बाहरी आवरण के अंदर सौर कलंक हो जाते हैं कई बार, सौर कलंक, और सौर कलंक होने के कारण सूर्य तप कम मिलेगा, सूर्य तप कम प्राप्त होता है। सौर कलंक जो है ये लगभग 11 वर्षों में एक बार इस प्रकार की घटना होती है, सौर कलंक वाली। तो सौर कलंक की स्थिति के अंदर भी जो सूर्य तप है ये पृथ्वी को कम प्राप्त होता है, ठीक है ना। इस प्रकार की स्थिति में सूर्य तप में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इसमें 20% पैराबैंगनी किरणों का उत्सर्जन अधिक होता है। तो ये अपन देखें तो सूर्य तप जो है, अपने सूर्य तप की विशेषताएं अपनी पृथ्वी को किस प्रकार से ये प्राप्त होता है, ठीक है। अगले वीडियो के अंदर अपन देखेंगे सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, मतलब कौन कौन से कारक जो है सूर्य तप को प्रभावित करते हैं, ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद आप लोगों को समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।